आज हम अपन समांतर श्रेणी की जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 5.1, उससे मैं जो सवाल दिए हुए हैं उनको हल करना चाह रहे हैं। देखिए, अपन पढ़ चुके समांतर श्रेणी क्या होती है, तो इससे संबंधित उस समांतर श्रेणी की परिभाषा से ही संबंधित सवाल इस प्रश्नावली में दिए हुए हैं और उनको आप अगर समांतर श्रेणी की परिभाषा को समझ चुके हैं तो इनको आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए, पहले हम एक बार फिर से आपको समांतर श्रेणी क्या होती है ये बता देते हैं। तो हमने पढ़ा था कि समांतर श्रेणी का मतलब जो है समान घन अंतर, समान घन अंतर, यानी जब किसी प्रत्येक पद में समान अंतर हमको मिलता रहता है तो उस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। और इसी परिभाषा पे आधारित ये पूरी प्रश्नावली 5.1 है। इसके हम सवाल करते हैं। देखिए, जैसे पहला सवाल इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों से संबंधित संख्याओं की सूची एपी है। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि समांतर श्रेणी है, ये आपको पता करना है इसमें। तो जैसे पहले उसने कहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया उसने कहा है, प्रथम किलोमीटर का किराया कहा है 15 रुपए है और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपए लगता है। प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपए अतिरिक्त लेता है। देखिए, अब इसमें जैसे मान लीजिए कि हम ये इसमें जो है इसी टैक्सी में हम ही सफर कर रहे हैं, तो देखिए जब हमने यहां से चलना प्रारंभ किया, इसमें ए से चलना प्रारंभ किया यहां से, तो जो पहला किलोमीटर हम तय करेंगे उस पहले किलोमीटर का किराया हमको 15 रुपए लगेगा। इसके बाद जितने भी हम किलोमीटर तय करते चले जाएंगे, यानी इसका जो प्रथम पद है वो 15 रुपए हो गया और इसके बाद जैसे दूसरा किलोमीटर आया तो हमें इसके ऊपर 8 रुपए लगेंगे। यानी कि देखिए ए प्लस डी यानी 15 प्लस 8, अगर हमने 2 किलोमीटर की यात्रा की तो हमको 23 रुपए लगेंगे और अगले किलोमीटर में चले गए हमको तो फिर 8 रुपए लगेंगे यहाँ पर। तो देखिए ए प्लस डी प्लस डी यानी कि 23 प्लस 8 यानी ये हो जाएगा 31 रुपए। इस तरह से तीसरे किलोमीटर को अगर हम चले जाएंगे तो और 8 रुपए लगेंगे। यानी देखिए, अगर हम एक तरीके से देखें तो प्रथम पद इसमें ए है और उसके बाद हर किलोमीटर के साथ 8-8 रुपए बढ़ रहा है, यानी कि इसमें जो सार्वांतर है जिसको हम बोलेंगे, तो ये सार्वांतर 8 रुपए है इसका। और ये जो श्रेणी है ये आपकी समांतर श्रेणी है, इसको हम कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी है। इस तरीके से जो है आप इसको कह सकते हैं कि एक समांतर श्रेणी है, इसमें हर 5 किलोमीटर के साथ 8 रुपए किराया बढ़ रहा है। दूसरा इसी में सवाल कह रहा है, इसी के दूसरे पार्ट में कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। वो कह रहा है इसमें के सेकंड पार्ट में कि किसी भी पात्र है, कोई से सपोज कीजिए कि हमारे पास में कि कोई सा भी पात्र है, उसमें जो है V आयतन बेलन का भरा हुआ है, बेलन का V आयतन भरा हुआ है और उस पात्र में हम वायु चूसक पंप लगाते हैं या कोई पंप लगाते हैं और उसका 1/4 भाग जो उसमें हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए, इसका जो अगर हम V आयतन भरा है तो हम ये कहेंगे कि जो प्रथम पद है हमारा, प्रथम पद A बराबर हो जाएगा V और इसका 1/4 हमने बाहर निकाल लिया है इसमें। तो देखिए, इसका जो बाहर निकाला है हमने तो A प्लस D बराबर, अब V में से हमने 1/4 को बाहर निकाला है, यानी ऋण किया है, उसको घटाया है उसमें से। तो यहां हम -1/4 V कर दें अगर, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 3/4 V। अब अगले पद के लिए उसने फिर जो शेष आयतन है
उसमें से 1/4 बाहर निकाल रहा है, यानी 3/4 v में से इस 3/4 v का माने d बराबर 1/4 गुणित 3/4 v, माने इसका 1/4 जो शेष वायु रहती है उसका 1/4 वो बाहर निकाल लेता है। तो जब 1/4 इसका बाहर निकाल लिया, माने उसने निकाला इसमें 3/16 v को बाहर निकाल लिया है। तो यहां से हमने 3/16 v लिख दे अगर हम, तो देखिए ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 16 और ये 4 3 12 हो गया, 12 4 चौको 16 और 4 3 12 भी माइनस 3 भी, यानी ये हो गया 9/16 भी। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर भी। अगले स्टेप में फिर वो 1/4 भाग बाहर निकालता है, माने 3/4 का 1/4 फिर बाहर निकाल लेता है वो 9/16 v का। तो ये बचा हमारे पास में 9/64 v भाग बाहर निकाल लेता है इससे। तो ये हो जाएगा a + 3d इक्वल टू, यहाँ पर शेष भाग था 9/16 v माइनस इसमें से हो गया 9/64 v। तो यहां भी देखिए 64। तो ये 64 जब हमने यहाँ पे रख दिया लघुत्तम आ गया, तो यहाँ आ जाएगा 16 चौको 64, 9 चौको 36 भी ऋण 9 भी, यानी 27 v/64। या इसी को हम लिख सकते हैं 3/4 का होल क्यूब v। तो देखिए इसमें हर पद जो है आपका ये घातों के रूप में बढ़ रहा है, इसमें अंतर समान नहीं है, इसमें अंतर समान नहीं है, यानी ये समानांतर श्रेणी नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। यूं कहेंगे हम कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। इस तरीके से पहचान सकते हैं कि हम कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। इसी का तीसरा भाग अगर आप देखने जाएं तो उसमें कहा कि 1 मीटर की खुदाई के लिए, कुआं खोदने के लिए प्रत्येक मीटर की लागत 150 रुपए, उसके बाद फिर 50 रुपए हर बार में। वो कह रहा है कि अगर हमने कोई कुआं खोदते हैं और पहले मीटर की खुदाई में हमको 150 मीटर रुपए लगते हैं, और उसके बाद हर मीटर के साथ, जैसे कि हमारा पहला सवाल था इसी में, हर मीटर के साथ उसके 50 रुपए अतिरिक्त लगते चले जाते हैं। तो देखिए पहला भाग की खुदाई के लिए 150 लगेंगे, दूसरे मीटर तक खुदाई हो जाएगा तो इसमें 50 और जुड़ जाएगा, यानी उसको 200 रुपए लगेंगे। तीसरे मीटर की खुदाई होगी तो 50 रुपए इस पे और लग जाएगा, यानी 250 रुपए लगेगा, और अगले मीटर के लिए फिर 300 रुपए लगेगा। इस तरीके से ये देखिए इनके बीच में 50-50 के अंतर के साथ ये बढ़ रहे हैं, यानी ये एक समानांतर श्रेणी है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कौन सी श्रेणी समानांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। अब ये प्रश्न क्रमांक 2 में जो ये बोल रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है, और इसके प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ है इसमें हमको। जैसे पहले का क्वेश्चन में उसने ए बराबर दे दिया है हमको 10 और डी बराबर भी दिया हुआ है 10। तो हमको इसका जो है प्रथम 4 पद लिखने हैं, प्रथम 4 पद लिखने हैं, यानी कि a + d लिख लीजिए आप। तो a + d का मान हो जाएगा 10 धन 10, यानी कि 20 हो जाएगा। a + 2d यानी 10 धन 2 गुणित 10, तो ये हो गया हमारा 10 धन 20, यानी कि 30 हो जाएगा। a + 3d कर दे अगर हम, तो 10 धन 3 गुणित 10, यानी 10 धन 30, तो ये हो गया 40, और a + 4d यानी कि 10 धन 4 गुणित 10 बराबर हो गया ये 50। ये 20, 30, 40 और 50,
ये हमारे पहले सवाल के आंसर आ जाए। इसी के सेकंड पार्ट में कह रहा है वो, इसके दूसरे सवाल के भाग में देखिए, इसमें उसने कहा कि यदि a बराबर है ऋण 2 और d बराबर है 0, तो जब हम ऐसे सवाल को हल करेंगे, देखिए अब इसमें क्या हो गया, a प्लस डी यानी यहाँ पे रखा हमने -2 प्लस 0 यानी -2 ही आ जाएगा इसका आंसर। फिर हमने रखा a प्लस 2d यानी -2 प्लस 2 इंटू 0 यानी -2, क्योंकि 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये संख्या यहाँ पर 0 हो गई, तो -2 में प्लस 0 करेंगे तो ये -2 ही आएगा। ऐसे इसके कोई सा भी पद अगर हम निकालते जाएंगे तो उसका मान जो है ये 0 आएगा हमेशा, ये सॉरी -2 आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए 3 गुणित 0 करा हमने जब, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ -2 आ जाएगा। a प्लस 4d करेंगे जब हम, तो -2 धन 4 गुणित 0 यानी कि यहाँ पर -2 आ जाएगा। अब जब d के मान देखिए सब में 0 है, तो इसका जो प्रथम पद है वही के वही सभी हर पद में मिलता रहेगा, हमें श्रेणी हमारी कोई भी परिवर्तित नहीं होगी। इस वाले सवालों में अगर आपको कभी कभी दशमलव से संबंधित क्वेश्चन में परेशानी आती है, तो देखिए अगर हमारा दूसरे का ये 5वां भाग देखे हम इस सवाल में, तो 5वें भाग में उसने कहा कि a बराबर 1.25 ऋण 1.25 और d का मान दिया है 0.25, ये भी ऋण की संख्या है। तो देखिए इसमें जब हम लिखते हैं कि a प्लस डी माने ऋण 1.25, अब यहां धन और फिर यहां पर ऋण 0.25, तो देखिए ये ऋण 1.25 और ये धन का गुणा हो जाएगा, तो ऋण हो जाएगा 0.25 और इनको जोड़ दीजिए आप, तो ये भी ऋण की संख्या, ये भी ऋण की संख्या है, जुड़ जाएंगे ये आपस में, तो ये हो जाएगा ऋण 1.50। ऐसे इसका अगला पद जब हम निकालने जाएंगे a प्लस 2d, तो वो हो जाएगा ऋण 1.50 ऋण 2 गुणित 0.25, यानी ये हो गया, सॉरी यहाँ 1.25 आएगा, a का मान 1.25 है, तो ऋण 1.25 और ये हो गया ऋण 0.50, यानी यहाँ आ जाएगा, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ऋण 1.75 हो जाएगा। a धन 3d यानी ऋण 1.25 ऋण 3 गुणित 0.25, तो ये हो गया ऋण 1.25 और यहाँ ऋण 0.75, तो ये हो जाएगा ऋण 2.00। ऐसे चौथा पद भी निकाल सकते हैं, a धन 4d बराबर हो जाएगा ऋण 1.25 ऋण 4 गुणित 0.25, तो ये हो गया ऋण 1.25 ऋण 1.00, तो ये हो गया ऋण 2.25। इस तरीके से हम इनके जो सवालों को हल कर सकते हैं। तो ये इस प्रश्नावली का पहला और दूसरा सवाल हुआ। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अधिकतर लोगों को इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।